नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो के द्वारा हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में संक्षिप्त से चर्चा करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कौन कौन से कीवर्ड्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, मेंशन है इसमें, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं। इन्हीं सब बातों पर हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने के पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को समझने के लिए हम इसके नाम को ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कीजिए तो आप पढ़ेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, और इनलार्ज कीजिए लेजिस्लेशन बाय विच टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, विधायन जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र को एकत्रित किया जाता है वह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। बहुत ही सरल शब्दों में इसके नाम पे ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। इसी प्रकार आप इसके हिंदी नाम को देखेंगे संविधान, थोड़ा सा इसको विस्तार प्रदान कीजिए, संघ का विधान, लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन। और जब हम संघ की बातचीत करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 1 में, जहां पर बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 1 के साथ यदि आप भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाली जो 12 शेड्यूल हैं उसके अंतर्गत जो पहला शेड्यूल है उसको देखेंगे तो उसके अंतर्गत ही बताया गया है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 2019 में जैसे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो चूंकि अब वो जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो 29 से 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। यानी कि हमारे देश में इतनी वेरिएशन से विविधताएं हैं, उन्हीं विविधताओं को एकत्रित करके एक देश बनाने का जो काम है वो कौन करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और बृहत संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और सबसे जटिल संविधान भी माना जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। यदि आप भारतीय संविधान को एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन के तौर पर देखें तो यह 22 भागों में डिवाइडेड है। 395 इसके आर्टिकल हैं और पीछे जैसा कि मैंने पहले ही बताया 12 शेड्यूल हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान आपके सामने प्रस्तुत है। और भारत के संविधान का जो कह सकते हैं कि मुखपत्र है, जो हेड नोट है, वह हेड नोट है, मुखपत्र वह है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्यों हमने इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया और क्या उद्देश्य है। तो उद्देशिका का उद्देश्य क्या है, सरल शब्दों में समझिएगा। पहला उद्देश्य है कि उद्देशिका में उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, उन ऑब्जेक्ट को उनको मेंशन किया जाता है जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनको अचीव करने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन, विधायन बनाया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देखोगे तो वहां पर बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि उद्देशिका में यह बताया गया है कि हम भारत को कैसा बनाएंगे, ठीक है ना, सॉवरेन बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। इन्हीं सब बातों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहला एक उद्देश्य है उद्देशिका का। दूसरा उद्देशिका का उद्देश्य यह है कि मान लीजिए कि संविधान में कोई भी शब्द ऐसा है जिसकी जो भाषा है वो अस्पष्ट है या उसका अर्थ, उसका जो मीनिंग है वो अस्पष्ट है, अनक्लियर है या डाउटफुल है, संदेहपूर्ण है, तो ऐसे कंडीशन में आप भारतीय संविधान की उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि लिबर्टी, स्वतंत्रता के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा संविधान की प्रस्तावना, जहां पे बोला गया है
कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी के अंतर्गत आपको क्या क्या शामिल किया गया है? थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव और वर्शिप को इंक्लूड किया गया है। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य। एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है, उसके माध्यम से भी हम इस उद्देश्य को समझ सकते हैं। केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब राज्य। 1967 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड ये केस है, जिस केस में तत्कालीन जस्टिस श्री सुब्बा राव जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख प्रस्तावना के माध्यम से किया जाता है। प्रियम्बल टू रिफर द मेन आइडियल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी एक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अध्ययन की दृष्टि से, इन व्यू ऑफ स्टडी, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो पार्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, वह संकल्पनात्मक भाग कहलाता है, रिजोल्यूशन भाग कहलाता है। यह यहां से चालू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इंग्लिश में देखेंगे, विद द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तो ये जो यहाँ पर बातचीत की गई है, एक तरह से रिजोल्यूशन, हम संकल्पना ले रहे हैं कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे। उद्देशिका का दूसरा जो पार्ट है वो प्रॉमिसरी पार्ट कहलाता है, वचनबद्धात्मक भाग कहलाता है। भाई हमने संकल्पना तो ले लिया कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे, लेकिन अपने नागरिकों से कुछ प्रॉमिस भी तो आपको करना पड़ेगा, और वही प्रॉमिस सेकंड पार्ट के माध्यम से किया गया है। तो सबसे पहले बोला, इसीलिए आप देखो कि दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, जो यहाँ तक की जो बातचीत है, ये एक तरह से हम प्रॉमिस कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों से। इंग्लिश में देखेंगे, एंड सिक्योर ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the integrity of a nation। तो इस प्रकार से ये सेकंड जो पार्ट है वो प्रॉमिसरी पार्ट है, इसके माध्यम से हम अपने देश की जनता से प्रॉमिस कर रहे हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना का तीसरा पार्ट कहलाता है वो डिक्लेरेशन पार्ट कहलाता है, घोषणात्मक भाग कहलाता है, जिसको ये यहां से चालू होता है कि दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में, आज तारीख 26 नवंबर 1949, कोष्टक में यहाँ पर लिखा है, तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है। तो इस प्रकार से यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक डिक्लेरेशन पार्ट है। इंग्लिश में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? संविधान सभा डिक्लेरेशन कर रही है, इसीलिए इन द आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसे कौन कौन से जो की वर्ड्स को मेंशन किया गया है, जिसको आप मुख्य प्रतिबद्धताएं, कौन कौन से मेजर कमिटमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटेल से हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है, चूंकि अपन ने देखा था कहां पर, संकल्पनात्मक भाग में देखा था, वहां पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरिन, यानी कि हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होंगे, यानी कि कोई भी फॉरेन पावर हमें इंटरनली और एक्सटर्नली किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये पहला यहाँ पर कीवर्ड्स है। दूसरा कीवर्ड्स यहाँ पर यूज किया गया है समाजवादी, सोशलिस्ट,
समाजवादी को एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस केस के माध्यम से बताया गया है कि यदि समाज में आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है, यदि उसको हम समाप्त कर दें और आय का समान वितरण करें, ठीक है ना। दूसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यदि इन दो बातों का हम ध्यान रखें तो हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। तीसरी प्रमुख बात यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। सेकुलर, यह ये कहता है कि भारत किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा और सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। तो यह पंथ निरपेक्षता का मतलब है। अगला जो आपका कमिटमेंट है वह है आपका लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्रात्मक सरकार जो जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कहलाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में हम अपनी सरकार को केंद्र में भी और राज्य में भी चुनते हैं और वोट के माध्यम से चुनते हैं। ये लोकतंत्रात्मक सरकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला शब्द यहाँ पे रिपब्लिक, गणराज्य की बातचीत यहाँ पर की गई है। गणराज्य का मतलब यह है, जैसे आप पहले देखते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता था। ये जो हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत जो परंपरा थी उसको यहाँ पर एंड ऑफ हेरिडिटी उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और जो देश का राजा यानी राष्ट्राध्यक्ष होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वह प्रत्येक 5 साल के लिए चुना जाएगा और उसका चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से एक तरह से देश की जनता के द्वारा ही किया जाएगा। तो यह प्रमुख शब्द है। अगला जो शब्द है वह है जस्टिस। यहाँ पर 3 प्रकार के जस्टिस की हमने बातचीत की है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और इसके द्वारा ही हम लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहां पर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जैसे चीजों को शामिल किया जा सकता है। अगला जो हमारा कमिटमेंट है वह है स्वतंत्रता प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना अपने देश के नागरिकों को। और यह हमने अपने मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, इन सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 22, 25 से लेकर के 28, 29 एवं 30 के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अगला जो हमारा कमिटमेंट है वह है आपका इक्वालिटी, समानता। समानता आप देखेंगे वहां पे लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में जो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाली ये प्रमुख कमिटमेंट्स हैं जिनको भारत के नागरिकों को प्रोवाइड करने का प्रयास, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को प्रोवाइड करने का प्रयास इस संविधान के प्रस्तावना के द्वारा किया गया है। अब हम देखेंगे कि क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है, whether the preamble is the part of Indian Constitution। इस चीज को समझने के लिए 2 प्रमुख केस को हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक केस है। पहला केस है इनरी बेरुवारी यूनियन 1960 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड ये केस है। इस केस में ये बोला गया था कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देश्य का क्या है? की है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर है उनके थॉट्स को इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य का संविधान का पार्ट नहीं है। बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के माध्यम से बोल दिया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गलती को बहुत जल्दी ही ठीक कर लिया था। 1973 के बहुत ही ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, ये मील का पत्थर के समान केस है। इतनी सारी बातें इस केस के माध्यम से डिस्कशन की गई है, उन सभी बातों को हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझिएगा कि इसमें कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में ही उद्देशिका को
भारतीय संविधान के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा भी बोल दिया गया था। इस केस के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को अडॉप्ट किया गया था, आधारभूत ढांचे को अपनाया गया था, जिसके माध्यम से बोल दिया गया था कि उद्देशिका में आप कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो जो इसके महत्व को कम करता हो, घटाता हो। लेकिन इसमें आप कोई ऐसी चीज जोड़ सकते हो जो इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में अमेंडमेंट किए गए थे। और यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और समाजवादी, सोशलिस्ट और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को जोड़ा गया था। इसलिए भारतीय संविधान में एकमात्र संशोधन हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।